नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और सरकार ने इंडिया की इंपोर्ट पॉलिसी में यहां पर चेंजेस किए हैं। उसका सीधा इंपैक्ट हमने यहां पर स्टॉक्स में आता हुआ देखा है। चीनी के प्राइसेस में भी जो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के हाईज से वहां से हल्की सी गिरावट बनती हुई नजर आई है। हमारे साथ श्री रेणुका शुगर्स के डायरेक्टर अतुल चतुर्वेदी हैं। अतुल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जो बाजार एक्सपेक्ट करता रहा है इन सेंस ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स, वो हमने सब आते हुए देखे हैं। और कुछ गिरावट, आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि शुगर प्राइसेस शायद अपना पीक बना चुके हैं और कुछ गिरावट आएगी, जो हम आज होता हुआ देख भी रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि जो ये इंपोर्ट खोला गया है 31 अक्टूबर तक, इसे आप कैसे देखते हैं? कितना फायदा इंडियन मार्केट्स में होगा और क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव बढ़ेंगे? देखिए, ये गवर्नमेंट जो है ना, बड़ी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है और जो सिग्नल मार्केट से मिलते हैं, मैं समझता हूँ उस पर एक्ट करती है। पर एक ही चीज मैं जरूर इसके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक अपना यूपी में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। ये एक्शन मैं समझता हूँ 1 महीने पहले अगर आता तो और ज्यादा इसका इफेक्ट होता, और शायद ये जो तेजी इतनी आई वो शायद रिलेटिवली म्यूटेड रहती। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस पूरी पॉलिसी में किया है, 1 मिलियन टन जो टीआरक्यू के अंदर इंपोर्ट हो सकता है, वो ये है कि जो रिफाइनरीज हैं और जिनने रॉ शुगर इंपोर्ट की हुई है अंडर एडवांस लाइसेंस विद एन ऑब्लिगेशन टू एक्सपोर्ट, क्योंकि विद 15% वैल्यू एडिशन, तो वो जो शुगर है वो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हैं एट जीरो ड्यूटी। तो इससे जो ये पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज है ना, जिनके पास नॉर्मल कोर्स में माल रहता ही रहता है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो वो मटेरियल जो है ना वो इमीडिएटली मार्केट में आ सकता है और वो मार्केट्स को सोवर डाउन कर सकता है। जो इतनी जबरदस्त तेजी आई हुई थी, रनअवे तेजी, तो उसको थोड़ा मैं समझता हूँ म्यूटेट कर सकती है। एंड डेफिनेटली स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर और इतने दिन के अंदर आपको बेचना है और ये सारे एक्शन में समझता हूँ थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है कि जो फेस्टिवल सीजन है उसमें कंज्यूमर्स को ये इतनी लंबी तेजी ना देखनी पड़े शक्कर के अंदर। पॉइंट टेकन। तो फेस्टिवल डिमांड शायद यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जो हाई प्राइसेस हमने आते हुए देखे हैं ऑलमोस्ट 60 रुपए प्रति किलो के, वहां से एक गिरावट चीनी के प्राइसेस में आएगी। अतुल जी, द अदर मोर इम्पोर्टेंट पॉलिसी क्वेश्चन ये है कि E20 की अगर बात की जाए, और बहुत लंबी बात हुई थी कि फॉरेक्स बचाया जा रहा है, अब हम शुगर यहाँ पर इम्पोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे पॉलिसी में देर आए दुरुस्त आए सही है, लेकिन पॉलिसी में शायद यहाँ पर आगे जाकर अब और कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? मैं समझता हूँ एक जो सबसे मेजर चेंज जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि शायद केन जूस से और बी हेवी से एथेनॉल में डाइवर्जन मैं नहीं समझता कि अगले सीजन में दिखाई देगा। और इंडस्ट्री को भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज नहीं करती है, प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो इंडस्ट्री को भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में रियलाइजेशन फ्रॉम केन जूस एथेनॉल वो करीब 37 रुपए के आसपास है। तो उसमें जब शक्कर का दाम 50 के ऊपर रहेगा या 50 के आजू बाजू भी रहेगा, तो किसको इंटरेस्ट रहेगा? तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ज्यादा प्रेशर रहेगा मक्के के ऊपर और चावल के ऊपर, अगर हिंदुस्तान को 20% ब्लेंडिंग मेंटेन करनी है तो। ऑलराइट अतुल जी, कोई चांस है कि ये शायद हम गिरता हुआ देखेंगे? जो ये E10 का नैरेटिव है, ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, हम तो ये समझेंगे कि गवर्नमेंट फंक्शनरी से आया है, क्योंकि जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये एडवाइस की है कि E10 भी होना चाहिए, मेरा ये मानना है यहाँ तक एक हो सकता है कि E10 और E20 दोनों अवेलेबल हों। E20 में भी स्लाइटली चीपर देन E10। ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी इंटरवेंशन आ सकता है। और जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला है, तो मैं समझता हूँ हाईएस्ट लेवल से आ रही है, कुछ कॉन्वर्सेशंस कहीं ना कहीं चल रही हैं। जी हाँ। अतुल जी,
अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, ऑफ कोर्स वो एनालिसिस देने के लिए। और जो रॉ शुगर इंपोर्ट है 15% वैल्यू एडिशन के साथ जो एक्सपोर्ट होता है वो इंडियन मार्केट्स में जीरो ड्यूटी पे बेचा जा सकता है। ये एक एडिशनल चीज़ है जो शायद फेस्टिवल मार्केट्स के समय पे प्राइसेस को इन कंट्रोल रखेगी। लेकिन फेस्टिवल्स की बात होती है तो यहाँ पर सोने चांदी और ज्वेलरी की भी होती है। हमारे साथ वामन हरी पेठे के आशीष पेठे हैं। आशीष जी नमस्कार। और पिछले 3, 4, 5 महीने शायद इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बाजार का जो मोमेंटम है, मूड है, वो काफ़ी बुलिश है राइट नाउ। किस तरह से आप देखते हैं फेस्टिवल सीजन जो अगले हफ्ते यहाँ पर हम शुरू होता हुआ देखेंगे रक्षाबंधन के साथ? राइट, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। लास्ट कपल ऑफ मंथ्स थोड़े सबके लिए ही टफ थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो अनाउंसमेंट आया था उसके बाद ड्यूटी राइज हुआ था। उसके बाद एंड कंज्यूमर में थोड़ी कंफ्यूजन थी। एक तरफ से सोना नहीं खरीदे ऐसा था और प्राइस भी बढ़ गया था। तो पिछले 2 महीने में हमने अच्छा खासा सेलिंग भी आते हुए देखा है कि एंड कस्टमर आके अपना खुद का सोना बेच के भी गए हैं, क्योंकि उनको लगा कि ये अभी बेस्ट प्राइस है जब प्राइस बढ़ गई थी। और जब प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में 1,40,000 के नीचे गई थी तब लोगों को ऐसा लगा था कि और नीचे जाएगी, लेकिन उसका जो बॉटम आ गया था 138 आसपास, उसके बाद से जो रिवर्स आया है उसके बाद रिटेल में ये क्लियर हो गया है कि इसके नीचे सोना नहीं जाएगा और आगे चल के प्राइसेस बढ़ती रहेंगी। तो डिमांड या बाइंग पिछले 15 दिनों से हम लोग देख रहे हैं वापस मार्केट में आ गई है इन प्रिपरेशन ऑफ द कमिंग सीजन। आशीष जी किस तरह के ट्रेंड्स हैं यहाँ पर वेट वाइज? लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं? कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं बैक ऑफ द एनवेलप जो आपने की हो कि किस तरह की सेल्स इस बार देखने को मिलेंगी? जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिमांड होता है कि वेडिंग रिलेटेड परचेजेस विच इज ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ द टोटल डिमांड, वहाँ पे तो हेवी ज्वेलरी या ब्राइडल ज्वेलरी वो ट्रेंड तो मेरे हिसाब से वो चालू रहेगा। दैट इज इनग्रेन्ड इन आवर माइंड ऑफ इंडियन कंज्यूमर, तो वो तो चालू रहेगा। लेकिन अदर सेगमेंट्स जो है कैजुअल वेयर के लिए, गिफ्टिंग के लिए होता है, वहाँ पे अगर मैं आपके चैनल पे भी पिछले 2 सालों में हम लोग बात कर रहे हैं कि लोअर कैरेटेज की लोग ट्राई करेंगे, लोअर कैरेटेज यूज करेंगे, लेकिन पिछले 2-3 महीने में मैं एक्चुअली ऑन ग्राउंड कस्टमर से लोअर कैरेटेज की डिमांड सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ। पहले ज्वेलर्स पुश कर रहे थे, मैन्युफैक्चरर नया नया बना रहे थे और पुश कर रहे थे। नाउ देयर इज कंज्यूमर पुल ऑल्सो, क्योंकि उनका बजट रेट्स इतना बढ़ने के बाद नहीं हो रहा है, तो कंज्यूमर भी आज पूछ रहा है कि 18 कैरेट का कुछ है क्या। इवन 9 कैरेट का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिमांड आ रहा है। हालांकि 9 कैरेट हम इतने सालों से हम लोग उसको नॉन गोल्ड मानते थे, अंडर 50%, लेकिन आज कंज्यूमर का माइंडसेट भी चेंज हो गया है। सिर्फ स्टडेड में नहीं, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में भी 18 कैरेट और 9 कैरेट की ज्वेलरी की मांग लोग कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चर ने भी अपना टेक्नोलॉजी इतना सुधारा है कि भले 18 कैरेट 9 कैरेट हो, उसका लुक इज एज गुड एज 22 कैरेट। So that gives a substantial help. आशीष जी एक फाइनल सवाल, और आप हर फेस्टिवल सीजन में कुछ नया लेकर आते हैं। इस बार वामन हरी पेठे की तरफ से इस फेस्टिवल सीजन, वेडिंग सीजन, क्या नई अप्रोच है? Every year we have 2 collections, one during Akshaya Tritiya and one around Diwali. तो इस बार में हमारा नावीन्य कलेक्शंस आएगा और डायमंड का भी एक नया कलेक्शन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अराउंड दशहरा। So along with these, we will obviously have some gifting and discount offers for to bring in the customer. क्योंकि पहले कितना भी हम कहें सोने की लोगों के मन में चाव है, वो खरीदना चाहते हैं, बट आज ओवरऑल मार्केट या कम्युनिकेशन ऐसा है, they will need some nudging to bring them to all the stores, maybe through some discounts or some gifting offers. वो nudging सब ज्वेलर्स करेंगे और वामन हरी पेठे भी करेंगे। पॉइंट टेकन। आशीष जी आपसे फिर यहाँ पर बात होगी जब आप वो कलेक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार होंगे। वेल तब तक बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का एज ऑलवेज, एंड ऑल द बेस्ट इस वेडिंग सीजन, फेस्टिवल सीजन के लिए। आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि प्राइसेस कैसे रहने वाले हैं। हमारे साथ अर्थवृक्ष फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर रविंद्र राव हैं। रविंद्र बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और बहुत समय बाद आपको देख के अच्छा भी लग रहा है। कैसे देखते हैं आप सोने चांदी के प्राइसेस? यहाँ से किस तरह की मूव रह सकती है दिवाली तक, इस साल के अंत तक?
नमस्कार मनीषा जी। मुझे भी सीएनबीसी पे वापस आफ्टर 2 इयर्स आके काफी अच्छा लग रहा है। एंड आपसे इंटरेक्ट करके इट्स अ गुड फीलिंग। थैंक यू। अगर प्राइजेस की बात करें तो मेरे हिसाब से एक बुलिश मोमेंटम जरूर शुरू हुआ है। सिंस गोल्ड ब्रीच्ड 4380, आई थिंक इट हैज बीन कंटिन्यूअसली ऑन द अपसाइड। दो रीजंस है। एक तो जो यूएस से इन्फ्लेशन डेटा और जो लेबर रिपोर्ट जो खराब आया है, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक रीजन है। सेकंड रीजन जो वेडनेसडे को ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी से जो बॉन्ड बाइंग की न्यूज आई है, आई थिंक दैट हैज बीन वेरी बिग ट्रिगर। क्योंकि गोल्ड में अभी इंटरेस्ट रेट तो एक फैक्टर है, लेकिन इन्फ्लेशन कंसर्न्स, क्योंकि एज एन इन्फ्लेशन हेज, और दूसरा सेफ हेवन कमोडिटी, आई थिंक ये अभी प्ले कर रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में। तो मेरे हिसाब से अपसाइड जो है गोल्ड में, हमें लग रहा है कि इनिशियली अराउंड $4,610 का रह सकता है, विच विल ट्रांसलेट टू अराउंड 1,62,000 इन एमसीएक्स प्राइजेस। लेकिन अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू गो टू $4,800 विच माइट कम दिवाली के आसपास। Okay. तो मेरे हिसाब से बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। वोलेटाइल हो सकता है, बट आई थिंक ओवरऑल ट्रैजेक्टरी जो है वो अपसाइड का ही है। रविंद्र, क्रूड में क्या यहाँ पर राय देंगे, क्योंकि 2 हफ्ते से लगातार तेजी है, इस हफ्ते में 5% के गेन्स हैं, अगला हफ्ता कैसा रह सकता है? वेल, क्रूड में मनीषा जी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो जो यूएस ट्रेजरी के साइड से कल भी एक न्यूज आया था कि दे आर थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन देखें तो क्रूड कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 94.50 से लेकर $95 का एक रेजिस्टेंस है। जब तक कि ये होल्ड है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर से थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव, या फिर इट माइट गो इनटू साइडवेज कंसोलिडेशन। तो मेरे हिसाब से जब तक कि कोई मेजर एस्केलेशन नहीं होता है, यस कल का जो न्यूज था वो थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद भी अगर हम ब्रेंट की चाल देखें तो इट हैज नॉट रिएक्टेड मच। इट इज ट्रेडिंग अराउंड 0.60% डाउन टुडे। तो मेरे हिसाब से जब तक कि ये 94, 50, $96 नहीं निकालता, तब तक पॉसिबिलिटी है कि एक बार $88 तक आ सकता है। आई थिंक इट विल बी मोर इन अ कंसोलिडेशन जोन। लेकिन अगर ब्रेकआउट आ जाता है इसमें, तो आई एम सीइंग अ वेरी बिग मूव इन ब्रेंट क्रूड प्राइसेस, व्हिच शुड नॉट एक्चुअली हैपन, क्योंकि वो कोई भी सेक्टर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से, बिकॉज यूएस आल्सो आई थिंक विल ट्राई टू सी टू इट दैट द क्रूड ऑयल प्राइसेस डजंट इंक्रीज, बिकॉज उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस लेवल देखना चाहिए, और अगर प्राइसेस रेजिस्ट करते हैं तो आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग अ फॉल। एमसीएक्स पर अराउंड फिर से एक बार 8,000 से लेकर 7,900 तक का लेवल दिख सकता है। रविंद्र, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और आशा है आपसे लगातार आगे जाकर यहाँ पर बात भी होगी। तो सोने चांदी में खरीदारी के मौके हैं, और जहाँ तक कच्चा तेल है, कंसोलिडेशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। ये सेंस है अर्थवृक्ष फाइनेंशियल सर्विसेज के रविंद्र राव से। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, आपका स्वागत है बॉन्ड स्ट्रीट में। हमारे साथ आज शो पर जुड़ रही हैं प्रीति छेड़ा, जो कि सीएफओ हैं माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट्स की, के राहेजा कॉप इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। प्रीति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और जब रीट्स की बात आती है तो जो लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर अब इसमें किस तरह से निवेश कर सकता है? आज जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ऑब्वियसली उसकी टिकट साइज बहुत बड़ी होती है, और जनरली इंडिया में सभी को रियल एस्टेट खरीदना अच्छा लगता है। बट इशू जहाँ आता है कि टिकट साइज, आज अभी आप कोई भी फ्लैट लेने जाओ या आप छोटी सी ऑफिस भी लेने जाओ तो लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है। ये रीट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको वो एक्सपोजर देता है। आप सिर्फ एक यूनिट खरीद सकते हैं जिसका रेट से 300 to 500 जो स्टॉक प्राइस होता है, आप सिर्फ एक यूनिट भी खरीद सकते हैं, बट आप एक्सपोजर वो बड़े पोर्टफोलियो पे ले सकते हैं जो आज तक इंडिया में अवेलेबल नहीं था। बट ये रीट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ज़रिए आप वो एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर हम बॉन्ड और रीट की यहाँ पर बात करें तो बॉन्ड्स कूपन देता है, रीट्स यहाँ पर रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देता है। एक इन्वेस्टर जो यहाँ पर सैलरीड है, जो यहाँ पर निवेश करना चाहता है, किस तरह से दोनों को देखे? क्या ये एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं? मैं कहूँगी कॉम्प्लीमेंट करते हैं,
बिकॉज बॉन्ड जब बॉन्ड लेते हैं तो आपको सिर्फ कूपन मिलता है, तो वो एक डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आपको गारंटीड कूपन मिलता है। बट जब आप रीट लेते हो तो आपके पास दोनों चीज़ें आती है, एक तो आपके पास रेगुलर इनकम आती है और सेकेंड आता है जो ग्रोथ मिलता है, स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन। सो रीट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इक्विटी और बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, जहाँ आपको रेगुलर इनकम भी आती है और एट द सेम टाइम जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो वो कैपिटल अप्रिसिएशन भी आपके पास आता है। सो दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगह पे है। जब आप पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करती हो तो ये दोनों की एक जगह होती है उस एलोकेशन में। जहाँ तक बॉन्ड्स की बात है, अब क्योंकि अब हम ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स देखते हैं तो आप 10,000 जैसा स्मॉल अमाउंट भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स पहले इसे एक्सेस नहीं कर पाते थे, अब वो यहाँ पर इसका एक हिस्सा बन रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब आप देखेंगे पूरी आई वुड से ये जनरेशन डिजिटल जनरेशन कहते हैं हम इन्हें, तो इनकी पूरी एक्सेस जो करते हैं सब डिजिटली करते हैं। और जब ये इंस्ट्रूमेंट्स वेदर आप बॉन्ड कहें या रीट कहें जो इतनी इजीली एक्सेसिबल और स्मॉल टिकट साइजेस में होता है, तो ये जो इन्वेस्टर्स निवेश करना चाहते हैं वो उनकी ज़्यादा मात्रा में आ सकते हैं, क्योंकि आपकी एक्सेस आज बहुत इजी। पहले के ज़माने में हमें ब्रोकर को फ़ोन करना पड़ता था, अब कुछ ज़रूरत नहीं है। आप एक पोर्टल पे जाइए, जैसे आप इक्विटी स्टॉक लेते हैं वैसे आप बॉन्ड लीजिए, रीट लीजिए। तो जब एक्सेस बढ़ेगा तो दीज इंस्ट्रूमेंट की ग्रोथ भी बढ़ेगी और इनकी मार्केट भी बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। कोई रीट्स में यहाँ पर अगर निवेश करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या राय देंगी? वो क्या इंपॉर्टेंट 2-3 नंबर्स हैं जो हमें बताते हैं कि रीट की हेल्थ कैसी है, अंडरलाइंग प्रोडक्ट कैसा है? तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो, जो हम NDCF कहते हैं, जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हम हर क्वार्टर देते हैं। तो वो उसकी ग्रोथ बहुत मायने रखती है किसी इन्वेस्टर के लिए। सो सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड, बिकॉज हमारी प्रॉपर्टीज़ जो ऑफिस होती है या मॉल्स होते हैं उनकी ग्रोथ किस तरीके से होती है, वो भी हम NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम जिसे कहते हैं, उसकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बिकॉज हम फॉर एग्जांपल से ऑफिस है या मॉल्स है, उनकी ऑक्यूपेंसी इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी ऑक्यूपाइड है। 95-96% प्री कोविड ऑक्यूपेंसी थी और आज अभी ऑलमोस्ट एवरी रीट इज रीचिंग दैट। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है डिसाइड करने में। माइंडस्पेस की अगर बात की जाए तो ये AAA रेटेड इशूअर बॉन्ड मार्केट में है। लॉन्ग सीरीज ऑफ NCDs भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। आप बॉन्ड मार्केट कैसे देखती हैं और किस तरह से एक अगर डेट मिक्स यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है तो वो कैसा है? तो रीट के लिए बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज बहुत साल तक बैंक RBI ने बैंक्स को रीट लेवल पे इन्वेस्ट बोरो करने के लिए नहीं दिया था। बट अब ये बहुत रिसेंटली चेंज अमेंडमेंट हुआ है। तो तब तक इतने सालों तक हमारे लिए बॉन्ड मार्केट थी जहाँ से हम बोरो कर पाते थे। और ब्यूटी ये है कि जब इनिशियली शुरुआत हुई तभी हमारे पास सिर्फ फ्यू इन्वेस्टर्स थे, बट अभी यू हैव म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स, NBFC सब ने लेंड करना शुरू किया। तो रीट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है फंड रेज करने का। और बिकॉज हम हर क्वार्टर सब पैसे जो भी हमें रेंट मिलता है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ग्रोथ के लिए हमारे पास डेट या इक्विटी ही बचता है। सो बॉन्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। हेडलाइन यील्ड और क्रेडिट रेटिंग की अगर बात की जाए तो वो नंबर सब लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा आप क्या राय देंगी, यहाँ पर क्या देखना चाहिए रीट्स में अपना पैसा डालने से पहले? आई थिंक एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इज जो रीट है उसकी पोर्टफोलियो क्या है, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ है, इनकी टेनेंट प्रोफाइल क्या है, इनका ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनके स्पॉन्सर्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिस तरीके से सभी के डिस्क्लोजर्स है, ये सब इन्फॉर्मेशन आज सभी के वेबसाइट्स पे, सभी फाइलिंग्स स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग्स में होती है। और काफ़ी सारे ऐसे पोर्टल्स भी सभी ने की वजह से क्रिएट हुए हैं जहां हर रीट को साइड बाय साइड कंपेयर किया जाता है। तो आई थिंक निवेशकों के लिए ये बहुत अब ईजी हो गया है हर रीट को कंपेयर करना। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.